हेलो बच्चों, आप हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें कल हमने स्टार्ट किया था कि साझेदारी क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या है। उससे आगे आज हम इसकी सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप पढ़ोगे कि साझेदारी संलेख क्या होती है और उसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि साझेदारी संलेख है क्या। तो साझेदारी संलेख ये है कि बेटा देखिए, पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध है जो कि एक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है, और इनका मेन मोटिव होता है लाभ कमाना। अब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे तो उनके विचार अलग अलग होंगे, उनके कभी मतभेद भी हो सकता है किसी टॉपिक पे कि भाई एक दूसरे से विचार नहीं उनके मिल रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। लेकिन इन सब के बचने के लिए कि ऐसी कंडीशन ना आए कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो आपस में, एक साझेदारी संलेख बनाया जाता है जिसमें साझेदारी संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख होता है। कि मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा प्रपत्र जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम, जो भी वो नियम फॉलो करेंगे और सारी शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस सारी उस प्रपत्र पर, उस डॉक्यूमेंट पर लिखी जाएंगी और उस पर सभी साझेदारों की पूर्ण सहमति होंगे। वो अपने साइन करेंगे कि वी आर एग्रीड टू फॉलो दीज, कि हम सब इन सभी चीजों को फॉलो करने के लिए एग्री करते हैं। वैसे तो साझेदारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी, कई लोग मौखिक भी रखते हैं और कई लिखित, लेकिन इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट ना हो इन सब के लिए लिखित रूप में ही साझेदारी का निर्माण करना अच्छा होता है। कि अगर कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो बाद में अपनी शर्तों को, अपने नियमों को देखकर उस चीज को दूर कर सकते हैं। तो साझेदारी संलेख है क्या, इसकी एग्जैक्ट आपको लिखना कैसे है इसे। साझेदारी के लिखित अनुबंध को ही, जिसमें साझेदारी संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख होता है, साझेदारी संलेख कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें साझेदारी से रिलेटेड सारी चीजों का उल्लेख होता है कि क्या क्या नियम आगे फॉलो होंगे और कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन होंगे जो सारे पार्टनर्स को मानना पड़ेगा, उसे ही साझेदारी संलेख कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि करारनामा, साझेदारी का करारनामा, साझेदारी विलेख, है ना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब इसमें एक मेन पॉइंट है कि इसमें है क्या क्या। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बच्चों, 10 मार्क्स आपको गेन होंगे इसमें। आप ये 10 मार्क्स में बहुत लेंथी क्वेश्चन बनता है, जितने ये आपके पॉइंट हैं, जो ये 10 पॉइंट 20 पॉइंट उसमें लिखे जाते हैं, उस ये सारे आप पैरा में बना के ये पॉइंट्स को इनके अंदर आप इनकी डिटेल अगर अच्छे से लिखते हो तो ये पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी। नंबर 1, फर्म का नाम एवं पता। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पार्टनरशिप के ग्रुप को जो वो काम करते हैं उसको फर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको लिखना होगा फर्म का नाम क्या है, कि किस मतलब जो आप उस और उसका एड्रेस क्या है, आपके फर्म का नाम पता। पहला टॉपिक क्लियर। इसमें आप ये हेडिंग बना लेंगे और डिटेल में लिखेंगे कि साझेदारी संलेख में सबसे पहले फर्म का पता एवं फर्म का नाम लिखा रहता है कि वो किस जगह आपकी फर्म सिचुएटेड है। सेकंड पॉइंट, सभी साझेदारों के नाम एवं पते। जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 4 हैं, उन सभी पार्टनर्स के नेम होने चाहिए और उन सबका एड्रेस होना चाहिए। उनका आधार कार्ड, ईमेल, पैन कार्ड, जो भी उनके बारे में पर्सनल डिटेल्स हैं, वो सारी सेकंड पॉइंट में क्लियर होंगी कि सभी साझेदारों का अपना परिचय। ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में फर्म के व्यवसाय की प्रकृति, विच टाइप ऑफ नेचर, आप कौन से कैटेगरी का काम कर रहे हैं, आप क्या कौन सा काम कर रहे हैं, आप एजुकेशनल काम कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, मतलब आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, वो आता है प्रकृति में। उसके बाद है साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी। हर पार्टनर अलग अलग पूंजी लगाता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप में सब इक्वली लगाएंगे। भाई किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास काम करने की कैपेसिटी ज्यादा है। मान लो किसी के पास बुद्धि भी है, पैसा है, लेकिन वो लेजी है, वो काम नहीं कर सकता, इतना सोच नहीं सकता। तो पार्टनरशिप बनती ही इन्हीं चीजों से है
कि जब दो चार लोग हैं जिनके पास अलग अलग क्वालिटीज हैं, वो मिलकर जब कोई अच्छा काम करते हैं अर्न टू प्रॉफिट कमाने के लिए, वही पार्टनरशिप है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पूंजी सबकी इक्वल हो, है ना, तो सबने कितनी कितनी पूंजी लगाई है उसका लेखा जोखा भी होगा, फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखा जाएगा कि किसने कितनी पूंजी लगाई है, जिससे इन फ्यूचर कोई आर्ग्यूमेंट की कंडीशन ना आए। उसके बाद फर्म के लेखांकन की अवधि, अवधि का मतलब जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जैन टू 31 दिसंबर, है ना। तो फर्म की अवधि, आप कौन सा टाइम पीरियड से अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो, आप कौन सा टाइम लिया है आपने, फाइनेंशियल ईयर लिया है या कैलेंडर ईयर लिया है। उसके बाद है 6 पॉइंट, लाभ हानि विभाजन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि आप किस रेशो में अपने प्रॉफिट को डिवाइड करोगे। कभी कभी चाहे कोई पार्टनर कितनी भी पूंजी लगाए सबको इक्वल प्रॉफिट मिलता है, कभी कभी इन द रेशो ऑफ कैपिटल, आपने जितनी जितनी कैपिटल लगाई है आपको उस रेशो में लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स है, किसी ने लगाया 1 लाख, किसी ने लगाया 2 लाख और किसी ने लगाया 3 लाख, तो इनका 1:2:3 ये रेशियो डिवाइड हो जाएगा, उनकी जो भी प्रॉफिट वो अर्न करेगा उसको उन 3 रेशो में बांट दिया जाएगा कि भाई ये आपका पहले से ही लिखा रहेगा, किसमें, साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारे नियम लिखे होंगे। उसके नेक्स्ट है पूंजी ऋण और आहरण पर ब्याज, पार्टनर्स कितनी कितनी पूंजी ला रहे हैं उस पर उन्हें ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितना % दिया जाएगा। ऋण, अगर कैपिटल के अलावा कोई पार्टनर एज ए लोन फर्म में पैसा लगा रहा है तो उस पर कितना लोन % इंटरेस्ट दिया जाएगा। एवं आहरण, आहरण जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा, आहरण क्या होता है, आहरण होता है जिसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं, जब हम अपने निजी प्रयोग के लिए बिजनेस से कोई पैसा निकालते हैं या गुड्स निकालते हैं उसे बोलते हैं आहरण। तो फर्म उस पर भी ब्याज लेगी और कितना लेगी या नहीं लेगी वो सारी बातें भी पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती हैं। नेक्स्ट है 8th, वेतन एवं कमीशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया सारे पार्टनर्स ऐसे नहीं होते कि ऑलराउंडर हैं या सारे मतलब सारे काम सबको आता ही है, कोई होगा जिसको अकाउंट संभाल लेगा, कोई होगा जो सेल्स का बंदा होगा, कोई होगा जो मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई बहुत लेजी होगा कुछ नहीं आता होगा वो लेट आएगा और टाइम से पहले चला जाएगा, तो हर टाइप के लोग हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जो ज्यादा काम करने वाला बंदा है वो बोलेगा, वो पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को बोलेगा कि भाई मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, चाहे एज ए तुम कमीशन दे दो या एज ए सैलरी दे दो। तो ये बातें भी पहले से लिख दी जाएंगी कि भाई आपको अलग से कुछ पेड होगा, क्योंकि किसी के पास पैसा है उसने पैसा लगा दिया बट उसके पास काम करने की एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो काम ज्यादा कर रहा है उसको वो सैलरी दे देगा कि हाँ प्रॉफिट के अलावा आपको अलग से काम करने के लिए अलग से सैलरी या कमीशन पेड होगा। कोई सेल्स का है वो बाहर भटक रहा है, वो सेल्स ला रहा है, मार्केटिंग अच्छी कर रहा है, तो उसके लिए भी उसको कमीशन का दिया जाएगा क्योंकि ऑल ओवर फर्म में ग्रोथ होगी, है ना उससे। नेक्स्ट है 9th पॉइंट, साझेदारी का प्रवेश, अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। इस टॉपिक में ये है कि जैसे देखिए मान लीजिए 4 पार्टनर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आपका अच्छी खासी ग्रोथ करनी है, आपको आपको अपनी फर्म बढ़ानी है, आपका काम अच्छा चल रहा है, तो कोई नया पार्टनर आप सोचोगे कि किसी एम्प्लॉय को लाने से अच्छा है, कोई स्टाफ को ऐड करने से अच्छा है आप एक पार्टनर ऐड कर लो। क्यों, क्योंकि एक आउटसाइडर जो ओनली सैलरी बेस आएगा उसको आपके ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, वो तो 8 घंटे की जॉब करेगा और घर को चला जाएगा। उसको तो आप सोचोगे कि अगर हम एक कैपिटल इन्वेस्टर ले आए जो अपने साथ कुछ कैपिटल भी लेके आएगा और उसका एक इंटरेस्ट होगा कि आपकी फर्म ग्रोथ करे, क्यों, क्योंकि उसका उसमें हिस्सा बढ़ेगा। तो आप एक नए पार्टनर को लाओगे जब आप अपनी फर्म को ग्रोथ करना चाहोगे या ग्रोथ होगी, आपका काम अच्छा चलेगा। तो लेकिन जब कोई पार्टनर आएगा तो बाकी सभी पार्टनर्स की उसमें रजामंदी होनी आवश्यक है। अगर कोई भी एक डिसएग्री करता है तो किसी भी नए पार्टनर को फर्म में नहीं लाया जाएगा। अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, वो काम चाहे कोई भी कंडीशन हो, एज कंप्लीट हो गई हो, डिस्प्यूट हो गया या वो अपना खुद का काम करना चाहता है एंड कोई भी रीजन हो, कोई जा रहा है फर्म छोड़ के, तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, उसको क्या क्या भुगतान किया जाएगा और क्या क्या पैसा उससे लिया जाएगा। इट मीन्स उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें डेबिट होंगी और क्या क्या चीजें
क्रेडिट होंगी, वो सारी चीजें पहले से लिखी जाएंगी। मृत्यु, अब मृत्यु तो अवकाश की तरह नहीं होगा कि 31 मार्च को ये होनी है या एट द एंड ऑफ मंथ। मृत्यु तो अब कभी आकस्मिक होती है कि भाई कभी भी किसी के साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या क्या रूल रेगुलेशन होंगे, आप उसके उत्तराधिकारी जो उसका नॉमिनी होगा पार्टनर का, उसको कौन कौन सी अमाउंट किस हिसाब से पेड की जाएंगी, ये सारी चीजें भी पहले से लिख दी जाती हैं कि बाद में भाई कुछ दिक्कत ना हो, कोई उसके नॉमिनी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सबसे एंड पॉइंट साझेदारी का विघटन। विघटन मतलब डिसोल्यूशन हो गया, फर्म आपकी खत्म हो गई। ये उस कंडीशन में है जब आप बहुत सालों से लॉस में चल रहे हैं, जब सभी पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया हो, जब फर्म दिवालिया घोषित हो गई हो, इन सब कंडीशन में फर्म का विघटन हो जाता है। और विघटन के लिए किस प्रकार विघटित प्रक्रिया की जाएगी, सारा प्रोसेस क्या होगा, वो भी पहले से ही साझेदारी संलेख में लिख दी जाती हैं। तो ये सारी बातें आज हमने पढ़ी है कि साझेदारी संलेख होता क्या है और साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। आप इस क्लास को अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे और ये जितने हेडिंग्स हैं आप उसको उस हेडिंग बना के अंदर डिटेल लिखेंगे, जिससे कि आपका अच्छा नोट तैयार हो जाएगा और आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। 10 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाता है। थैंक यू बच्चों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।